हमारे भारत देश की शासन व्यवस्था के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये जो तीनों अंग हैं, इनके बारे में भारत के संविधान में विस्तृत रूप से बताया गया है। और भारत का संविधान, जब भारत को आजादी मिली थी, तब भारत के द्वारा कुछ चुने गए सदस्यों के द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया था। अब क्योंकि उन लोगों को भारत की जनता ने चुना था, यानी कि भारत के लोगों ने चुना था, तो यहाँ पर हमारे देश में सबसे ऊपर कौन है? भारत के लोग हैं। और उसके बाद भारत का संविधान है और उस संविधान के विभिन्न अंग हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे भारत की शासन व्यवस्था के अंग हैं, इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों में जो व्यवस्थापिका होती है वो कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो है वो कानून को लागू करने का काम करती है और न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय करती है। अब अगर हम व्यवस्थापिका की बात करते हैं तो जो हमारी व्यवस्थापिका है उसको हम संसद कहते हैं। अब व्यवस्थापिका में जो संसद होती है उनके सदस्यों को हम सांसद कहते हैं। और संसद के 3 अंग होते हैं, पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। इसमें जो राज्यसभा होती है हमारी, वो संसद का उच्च सदन कही जाती है और यह कभी भंग नहीं होती है। इनके सदस्य जो होते हैं लगभग 250 सदस्य होते हैं। यह एक स्थायी सदन होता है। प्रत्येक वर्ष इसके 1/3 सदस्य लगभग क्या हो जाते हैं? अपनी सेवा से मुक्त हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए सदस्य आ जाते हैं चुन के। और जो लोकसभा होती है ये हर 5 वर्ष के बाद भंग होने वाली संस्था है। 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकती है अगर यहाँ पर बहुमत प्राप्त दल ने अपना बहुमत खो देते हैं। अगर अपना बहुमत खो देते हैं तो फिर से चुनाव होता है और लोकसभा के सदस्य फिर से चुने जाते हैं। ये जो सदस्य होते हैं ये लगभग हर जिले में एक सदस्य होता है। इनका चुनाव होता है जनता के द्वारा और वहां से आते हैं और इस संस्था के सदस्य बन जाते हैं। जो राष्ट्रपति होता है इसका चुनाव लोकसभा और राज्यसभा, उसके अलावा राज्य की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब ये लोकसभा और राज्यसभा जो भी विधेयक बनाते हैं, उस विधेयक पर जब राष्ट्रपति अंतिम हस्ताक्षर कर देता है तो वह विधेयक जो होता है वह एक कानून बन जाता है। अब इन कानूनों को जो लागू करने का कार्य होता है वो भारत की कार्यपालिका के द्वारा होता है। कार्यपालिका जो होती है उसका जो प्रमुख होता है उसको हम राष्ट्रपति कहते हैं। और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक होती है भारत की मंत्रिपरिषद। अगर देखा जाए तो भारत की मंत्रिपरिषद ही मुख्य संस्था होती है और इसमें जो सबसे प्रमुख आदमी होता है उसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री को भी सलाह देने के लिए कुछ उसके कैबिनेट मंत्री होते हैं और उसके अलावा कुछ राज्य मंत्री भी होते हैं और ये सब मिलके क्या करते हैं? कानून को लागू करवाते हैं। और ये सब जो होते हैं ये जवाबदेह होते हैं भारत की लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा में उनका बहुमत है तो ये सब काम करेंगे। अगर लोकसभा में इनका बहुमत खत्म हो गया तो इन सबको क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। और उसके बाद अगर फिर से दूसरी सरकार नहीं बनती है तो क्या होता है? फिर से चुनाव कराया जाता है और फिर से नए सदस्य बन के आते हैं, फिर वही काम होता है। और इसी तरीके से जब से भारत को आजादी मिली है तब से काम चल रहा है। अब उसके बाद जो न्यायपालिका होती है वो कानूनों के अनुसार क्या करती है? न्याय करती है। न्याय कैसे करती है? इसमें जो सर्वोच्च पे होता है, जो सर्वोच्च संस्था होती है उसको हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय के अंडर में जिलों के उच्च न्यायालय होते हैं और उनके अंडर में कुछ अन्य छोटी छोटी अदालतें होती हैं। अब ये क्या करते हैं? ये नियमों और कानूनों के अनुसार न्याय करते हैं। ये जो सर्वोच्च न्यायालय है इसको जो न्यायाधीश हैं इनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं उनके भी जो न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है किसके? राष्ट्रपति के द्वारा। अब जो जिले के जो न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों को नियुक्त करने का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। वहां पर राष्ट्रपति आपका नहीं आता है। ठीक है। और इसके अलावा जो अन्य अदालतें होती हैं वो उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी राज्यपाल ही नियुक्त करता है। ठीक है। अब हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि यह शासन व्यवस्था किस प्रकार काम करती है। अगर हम उदाहरण लेते हैं एक रोड बनाने का, मान लिया एक हाईवे बनाना है तुमको दिल्ली और मुंबई के बीच में, भारत की
जो सर्वोच्च संस्था है उसमें जो व्यवस्थापिका है उसने कहा कि अब दिल्ली से मुंबई के बीच में एक हाईवे का निर्माण किया जाएगा। तो यह कानून बनकर तैयार हो गया। अब जब यहाँ पे कार्यपालिका के पास आया तो कार्यपालिका ने कहा कि चलो ठीक है, इतना इतना इसमें पैसा लगेगा। अब क्या हुआ, लागू करने की बात आई तो काम शुरू हुआ। अब जब काम शुरू हुआ उससे पहले ये देखा गया कि उसके लिए जमीन कहाँ से लाई जाए। अब वह जमीन जब नापना शुरू किया गया तो वहां पर देखा गया कि कई सारे गांव पड़ रहे हैं उस हाईवे के बीच में, कई सारे खेत पड़ रहे हैं, कई सारे सड़कें पड़ रही हैं। तो वो सारी जमीन हाईवे को बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके सरकार ने वो सारी जमीन क्या की, जिन लोगों के पास थी उससे खरीद लिया। ठीक है, अब मान लिया तुम्हारी भी जमीन इसमें पड़ गई तो तुम क्या करोगे, तुमको जमीन बेचनी पड़ेगी सरकार को। अगर तुम नहीं बेचना चाहते हो तो तुम जाओगे न्यायपालिका के पास, और न्यायपालिका के पास तुम जाओगे तो सबसे पहले तुम जिले के न्यायालय में जाओगे। अब वहां पर मान लिया तुम्हारे हित में फैसला नहीं आया तो तुम संतुष्ट नहीं हुए तो तुम क्या करोगे, अब तुम जाओगे उच्च न्यायालय के पास, जो तुम्हारे राज्य में उच्च न्यायालय होगा उसके पास जाओगे। और वहां पर भी मान लिया तुम्हारा काम नहीं हुआ तो तुम जाओगे देश की सर्वोच्च न्यायालय के पास। लेकिन अगर वहां पर भी तुम्हारे हित में फैसला नहीं हुआ तो जो भी ये सर्वोच्च न्यायालय फैसला देगी वो तुमको मानना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा हाईवे बन रहा है वो एक बहुत बड़ा काम है। उसमें सिर्फ तुम्हारा लाभ नहीं देखा जा रहा है, उसमें कितनी ज्यादा लोगों का लाभ हो रहा है वो ज्यादा मैटर करता है। तो आज हम लोगों ने भारत की शासन व्यवस्था के बारे में समझा। मुझे आशा है कि तुम लोगों को ये चीज समझ में अच्छे से आई होगी।